नमस्कार बच्चों। आज हम अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों का आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर राजनीति वैज्ञानिकों ने समय समय पर विचार किया है। किंतु इस संबंध में जिस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और जो सर्वाधिक प्रचलित है वह मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। मोंटेस्क्यू एक फ्रांसीसी विचारक था और उसने फ्रांस के निरंकुश राजाओं के अत्याचार के विरोध में यह लिखा था कि सरकार के अत्याचारों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि सरकार के कार्यों को 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाए। मोंटेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया था कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है तो सरकार के कार्यों में विभाजन करना ही एकमात्र उपाय है। कानून बनाने का काम, कानून को लागू करने का काम और कानूनों का पालन न करने पर दंड देने का काम, ये तीनों अलग अलग अंगों में विभाजित करके उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। और मोंटेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर बहुत अधिक प्रभाव था। वे मोंटेस्क्यू के साथ ही जॉन लॉक के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से भी बहुत अधिक प्रभावित थे और अमेरिका के साथ ही फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को लाने वाली फ्रांसीसी क्रांति भी हो चुकी थी। इन सब तत्कालीन बातों के साथ ही अमेरिका के संविधान निर्माता अपने मातृ देश ब्रिटेन में जो शक्तियों का अत्यधिक एकीकरण है उसके दुष्प्रभावों से भी परिचित थे। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन सभी में से व्यवस्थापिका ही सर्वोच्च होती है और न्यायपालिका को कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। तो इस तरह से अमेरिका के सामने जो ब्रिटेन का उदाहरण था उसके दुष्प्रभावों से परिचित थे और जो नई प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत जो सामने आ रहे थे, स्वतंत्रता की उत्कट अभिलाषा थी और मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का एक उदाहरण था जिसको कि उन्होंने अपने नए बनने वाले संविधान में लागू करने का निश्चय किया। अमेरिका के संविधान के प्रारंभ में ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप ही शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। संविधान के दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी और तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय में तथा उसके नीचे के उन न्यायालयों में निहित होगी जिनका निर्माण कांग्रेस द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इस प्रकार से इन तीनों अनुच्छेदों में मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दर्शन होते हैं। यदि व्यवहार में अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की यदि बात की जाए तो यह बहुत प्रभावी रूप में इसकी व्यवस्था की गई है। अमेरिका का जो कार्यपालिका का प्रधान है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है और वह सीधे अपनी शक्ति संविधान और जनता से प्राप्त करता है। उसको अपने जीवन के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसी प्रकार से कांग्रेस भी अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है
कांग्रेस का उच्च सदन सीनेट और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा दोनों के ही प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और वे भी संविधान के अंतर्गत अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और कांग्रेस के द्वारा स्थापित संख्या में नियुक्त होते हैं, किंतु एक बार उनकी नियुक्ति होने के बाद में उनको महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से ये तीनों ही अंग व्यवहार में अपनी अपनी नियत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों का संचालन करते हैं। अमेरिका के संविधान में ये तीनों अंग न केवल एक दूसरे से अलग अलग हैं, किंतु वो एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं। कानून निर्माण का काम पूरी तरह से व्यवस्थापिका का है और कानून निर्माण में राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल का कोई भी दखल नहीं होता। इसी प्रकार से कानूनों के लागू करने में राष्ट्रपति को बार बार कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता और कांग्रेस का राष्ट्रपति के कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय भी स्वतंत्र रूप से संविधान की अपनी रक्षा का कार्य करता रहता है। किंतु अमेरिका के संविधान में जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत केवल अपने सैद्धांतिक स्वरूप में तो लागू ही नहीं किया जा सकता। जैसे ही इस सिद्धांत को लागू किया जाएगा वैसे ही अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि शक्ति पृथक्करण को यदि कठोर विभाजन के रूप में लागू किया जाता है तो इन अंगों का आपस में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होने के कारण अन्य अंग की बात को नहीं मानेंगे और इस प्रकार से इनके कार्यों में एक दूसरे का कोई भी नियंत्रण नहीं होने से सभी अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएंगे और सरकार में पारस्परिक सहयोग की गुंजाइश ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने व्यवहार में एक अन्य सिद्धांत का प्रयोग किया, जो कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं की अपनी मौलिक विशेषता थी और उसे ही नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग अपने अपने मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और पृथक होते हैं और किसी का भी किसी के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। किंतु नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत इस मुख्य सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है कि सरकार के तीनों अंगों का एक दूसरे के साथ संपर्क भी रहना चाहिए, वे एक दूसरे से स्वतंत्र भी हों तथा शासन का कार्य भी कुशलतापूर्वक एक दूसरे के सहयोग के साथ चलता रहे। इस तरह से व्यवहार में इन तीनों शक्तियों को स्वतंत्र रखते हुए भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इनमें आपस में नियंत्रण और संतुलन बना रहे। यह नियंत्रण और संतुलन अमेरिका के संविधान में किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, इसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अमेरिका के संविधान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस, न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। कांग्रेस अन्य 2 अंगों पर कैसे नियंत्रण रखती है, यह हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति पर वह महाभियोग के माध्यम से नियंत्रण कर सकती है। अर्थात कोई भी राष्ट्रपति यदि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो कांग्रेस उसे महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटा सकती है।
इसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं वो तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कांग्रेस का उच्च सदन सीनेट उस पर अपनी पुष्टि नहीं देता। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली संधियों पर भी सीनेट की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। राष्ट्रपति जब युद्ध की घोषणा करता है तो वह घोषणा भी तब तक मान्य नहीं होगी जब तक उस पर कांग्रेस अपनी मुहर नहीं लगा दे। और राष्ट्रपति के द्वारा जो बजट बनाया जाता है, जो बजट के प्रस्ताव राष्ट्रपति देता है, उन प्रस्तावों को व्यवस्थापिका के द्वारा ही निर्मित किया जाता है और पारित किया जाता है। और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए बजट की सीमाओं में ही राष्ट्रपति को धन खर्च करना पड़ता है। इसी तरह से कांग्रेस न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यदि न्यायाधीश संविधान के विरोध में कार्य करते हैं तो कांग्रेस उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। कांग्रेस कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या को सीमित कर सकती है, उन्हें तय कर सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह तब तक मान्य नहीं होगी जब तक सीनेट के उस पर पुष्टिकरण या हस्ताक्षर नहीं हो जाते। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी अन्य न्यायालय हैं उनका गठन भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिनके आधार पर वह कांग्रेस और राष्ट्रपति को नियंत्रित कर सकती है। कांग्रेस के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और जो भी कानून संविधान के विरोध में पाए जाते हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासन का कार्य किया जाता है वह संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, यह देखने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय का है और वह उन्हें अवैध पाने पर उन्हें अवैध घोषित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके कारण उसे तीनों अंगों में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त हो गई है और इस न्यायिक पुनरावलोकन के कारण वह कांग्रेस और राष्ट्रपति पर बहुत ही प्रभावी नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास भी अन्य दोनों अंगों को नियंत्रित करने की शक्तियां विद्यमान हैं। कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर के बिना वे कानून नहीं बन सकते, इसलिए कांग्रेस के कानून बनाने की शक्ति पर राष्ट्रपति को अंतिम शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर संदेश भेजता है और कांग्रेस को यह निर्देशित करता है कि उन्हें विभिन्न कौन से विषयों में कानून बनाना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए संदेशों को कांग्रेस ध्यान में रख कर के ही कानून निर्माण का कार्य करती है। इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तब वह कांग्रेस को इस बात के लिए प्रार्थना कर सकता है कि वो विशेष अधिवेशन बुलाकर के किन्हीं विशेष कानूनों का निर्माण करे। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को भी नियंत्रित करने की शक्ति है। सबसे पहली बात तो यही है कि राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और दूसरा, न्यायालय के द्वारा फौजदारी मामलों में जो अंतिम निर्णय दे दिया जाता है उस निर्णय के बाद भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है और वह संगीन अपराधों के लिए किए गए अपराध को अपने क्षमादान की विशेष शक्ति के द्वारा क्षमा भी कर सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत किया गया है और विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण और संतुलन के सुंदर व्यवस्था की गई है। सभी अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, वे एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। किसी का भी कोई कार्य
अन्य के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत पिछले 231 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, किंतु फिर भी अमेरिका के संविधान के संदर्भ में इसकी आलोचना भी हुई है। और आलोचना का पहला बिंदु यही है कि शक्ति के संतुलन के सिद्धांत में वस्तुतः शक्ति का संतुलन नहीं है, और व्यवहार में आज जो स्थिति है वो ये है कि सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास केंद्रित हो गई हैं। व्यवहार में जो जनमत का जो प्रभावी कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मीडिया पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जहां कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय सामूहिक निकाय हैं, वहां राष्ट्रपति एक अकेला व्यक्ति होता है और वही राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। इसलिए आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति की हो गई है और अपनी शक्तियों के बल पर वह कांग्रेस को निर्देशित करने का काम आसानी से कर रहा है। इस सिद्धांत की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों में से किसी के पास भी प्रभावी नेतृत्व नहीं होता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता और सर्वोच्च न्यायालय भी अपने मामलों में स्वतंत्र होता है। मुख्यतः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों में हमेशा ही गतिरोध चलता रहता है और स्थितियां तब अधिक खराब हो जाती हैं जब कांग्रेस में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है, राष्ट्रपति उस दल का नहीं होकर के किसी अन्य दल का होता है। इस तरह से यदि राजनीतिक दलों के भिन्नता होती है तो व्यवहार में शासन का कार्य बहुत ही गतिरोध के साथ चलता है और उनमें समन्वय और सहयोग की बजाय आपस में खींचतान और संघर्ष ही चलता रहता है। इसलिए अमेरिका के संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में व्यवहार में जो गतिरोध और असंतुलन है वह अन्य किसी भी देश में नहीं पाया जाता। उनके मध्य आपस में सहयोग और समन्वय की कमी बनी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानूनों पर हमेशा ही कैंची चलाने के लिए तैयार रहता है। राष्ट्रपति उस कांग्रेस की बात को नहीं मानता जो कि उसके राजनीतिक दल वाली नहीं है, वरन विरोधी राजनीतिक दल का जिसमें बहुमत है। इसी प्रकार से कांग्रेस और मुख्यतः सीनेट भी राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है। इस प्रकार से व्यवहार में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत एक प्रकार से अपनी अपनी स्वतंत्रता को ही ऊपर रखने का सिद्धांत है और सभी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग की तरह ही की तर्ज पर ही व्यवहार में कार्य करते हैं। किंतु इस समस्त आलोचना के बावजूद भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि इसी संविधान के अंतर्गत अमेरिका ने विश्व राजनीति में जो महत्वपूर्ण स्थिति अर्जित की है और लगभग 230 वर्षों से सफलतापूर्वक संविधान चल रहा है, उसका श्रेय इसी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।